वेलकम फ्रेंड्स इन क्लास ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन। अभी हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो पब्लिश किया था और उसमें डिस्कस कर रहे थे वो हाउ टू सॉल्व टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऑफ नेटवर्क्स और सर्किट्स यूजिंग मेश एनालिसिस और लूप करंट। तो यहाँ मैंने क्लासिकली जो केवीएल होता है, क्लासिकल केवीएल का यूज करते हुए मैंने उसको सॉल्व करना आपको सिखाया और आप ध्यान से पढ़िएगा और एक बार रिवाइज करिएगा। अभी इस लेक्चर में मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड से आप मैट्रिक्स मेथड के नाम से पढ़े होंगे या सुने होंगे, उसको डिस्कस करूंगा। कंपटीशन के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए ये मैट्रिक्स मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो इसको सीख लेते हैं तो वो नेटवर्क को देख कर भी डायरेक्टली उसकी डिफरेंट लूप्स के लिए केवीएल लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लेक्चर जाने वाला है, आप ध्यान से पढ़िए, लास्ट तक देखिए और लाइक करिए और बच्चों में दोस्तों में शेयर करिए। ओके, सो लेट मी स्टार्ट द लेक्चर। वेलकम इन माय क्लास फ्रेंड्स। हम डिस्कस करने वाले हैं कि लूप एनालिसिस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे हम लोग किस तरीके से सिंपली बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, और उसके लिए मैं तरीका बताने वाला हूँ मैट्रिक्स मेथड। लिटरेचर में से मैट्रिक्स मेथड के नाम से आप जानते हैं, जिसमें अभी अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो क्रेमर्स रूल वगैरह पढ़ा होगा मैट्रिक्स में, तो वो इसमें एप्लीकेबल होता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जैसे मैं एक नेटवर्क और ये लेके चलता हूँ एग्जाम्पल। चलिए, तो हमारा हेडिंग क्या है इस लेक्चर का? दैट इज मैट्रिक्स मेथड। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मैट्रिक्स मेथड कोई नया नेटवर्क एनालिसिस का मेथड नहीं है। ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है जिसको यूज करके हम लोग जो है इनडायरेक्टली केवीएल अप्लाई कर देते हैं किसी नेटवर्क। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इसको सीखने की कोशिश करिएगा। सपोज हमारे पास ये एक नेटवर्क है, छोटा सा नेटवर्क लेता हूं मैं, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। एक सिंपल सा नेटवर्क लेता हूं और उस नेटवर्क को लेकर के मैं आपको इसको सिखाने का प्रयास करूंगा। ओके, चलिए, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये हमारा नेटवर्क है, क्लियर, और इस पे हम लोगों को ये चीज सीखनी है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो मान लीजिए यहाँ हमने एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा लिया है, ये वोल्टेज ये है, और एक वोल्टेज सोर्स हमने यहाँ भी अप्लाई कर दिया। ये हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे ये 60 वोल्ट है, जिससे आप 20 वोल्ट कह सकते हैं। इसे मान लेते हैं कि ये 10 वोल्ट ही है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। तो हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और इस प्रॉब्लम को आप को सॉल्व करने के अभी तक आपने लास्ट वीडियो में दो तरीके मैंने आपको सिखा रखे हैं। पहला आप नोडल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा अगर आप चाहें तो लूप मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और मेथड मैं सिखाता हूँ, जो कि एक शॉर्टकट मेथड है। बेसिकली ये लूप एनालिसिस ही है। तो लूप एनालिसिस की जो प्रॉब्लम है उसमें हम लोग क्लासिकली केवीएल यूज ना करके, अगर हम चाहें तो डायरेक्टली हम प्रॉब्लम को देख करके, समीकरण को देख करके हम सिंपली जो है इक्वेशंस को लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका अपनाना होगा मैं वो सिखाने की आपको कोशिश करूँगा। दोस्तों, इसके लिए आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म में इसकी एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू आर आई, आप सब जानते होंगे, या आप ये कह सकते हैं कि आर आई इज इक्वल टू V। सिंपल सी बात है। इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं एक आर की मैट्रिक्स बना सकता हूँ। मैट्रिक्स ऑफ आर, एक हम मैट्रिक्स ऑफ आर बनाएंगे, ठीक है, फिर मैट्रिक्स ऑफ आई बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ वी बनाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अगर हमारे पास ये लूप जो है, अगर नंबर ऑफ लूप हमारे पास 2 है, तो ये सारी जो आर की मैट्रिक्स होगी वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। आई की मैट्रिक्स जो होगी वो 2 क्रॉस 1 की होगी। वी की मैट्रिक्स भी क्या होगी? 2 क्रॉस 1। अगर मान लीजिए हमारे पास ये तो 2 लूप के लिए बात हो गई। अगर हमारे पास लूप 3 है तो हमें ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 बनानी पड़ेगी। ये वाली मैट्रिक्स 3 क्रॉस 1 की होगी, और ये वाली मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 1 की। एनीवे, एक बात मैं यहाँ पे और इम्पोर्टेंटली अपने डिस्कस करना चाहूँगा कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स
की लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है इन केस ऑफ जेई। क्लियर, हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेवल के क्वेश्चन कर लेने हैं, ये हमारे लिए सही होगा क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब मैट्रिक्स के फॉर्म कैसे होगा ये थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपकी होने वाली है आर मैट्रिक्स। तो आर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कौन कौन होंगे, ध्यान दीजिएगा। ये होंगे आपके R11, R12, R21 एंड R2। ठीक है, चलिए, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, I1 लूप करंट ऑफ फर्स्ट लूप एंड लूप करंट ऑफ सेकंड लूप, I1 into I2 is equal to what, कंप्लीट वोल्टेज ऑफ फर्स्ट लूप, कंप्लीट वोल्टेज ऑफ सेकंड लूप। अब मैं इसकी चर्चा भी कर दे रहा हूँ आपसे डिटेल में। अब ध्यान से देखिएगा, तो इस प्रकार की एक मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो R11 है, अब देखिए पहचानने की बात क्या क्या चीजें हैं। R11 क्या है, इट इज कंप्लीट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ लूप 1। R22 क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ लूप 2। R12 क्या है, द कॉमन रेजिस्टेंस बिटवीन लूप 1 एंड लूप 2। R21 क्या है, द कॉमन रेजिस्टेंस बिटवीन लूप 2 एंड लूप 1। I1 इज करंट ऑफ लूप फर्स्ट, I2 इज करंट ऑफ लूप सेकेंड। क्लियर, V1 V2 क्या है, ये लूप 1 का वोल्टेज है और लूप 2 का वोल्टेज है। अब ध्यान दीजिए, अब मैं इसको एक प्रकार से और डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अलग जगह पे नोट करता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, R11 और R22 ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ लूप 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। क्लियर हुआ। R12 और R21 क्या है, ये दोनों क्या है, कॉमन रेजिस्टेंस है ना, कॉमन रेजिस्टेंस बिटवीन लूप 1 एंड 2। एक बात का यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो कॉमन रेजिस्टेंसेस हैं इन्हें हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, इन्हें हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। फिर ध्यान दीजिएगा, I1 एंड I2 क्या है, I1 और I2 क्या है, तो ये क्या है, लूप करंट्स है ना, करंट्स ऑफ लूप 1 एंड लूप 2। क्लियर है। V1 एंड V2 क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा। ये क्या है, दे आर लूप वोल्टेजेस, दे आर लूप वोल्टेजेस। V1 और V2 क्या है, ये लूप वोल्टेजेस हैं। और ध्यान दीजिएगा, इन्हें कैलकुलेट करने के लिए या कंप्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कंप्यूटेड following the loop currents। इन्हें लूप करंट्स को फॉलो करते हुए कंप्यूट करना है। तो इस तरीके से बच्चों मैंने ये बताने की कोशिश की कि जो मैंने आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन का फॉर्म लिखा है, उस फॉर्म में डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। इससे आपको ये सुविधा होगी कि आप जो है अगर इसको समझ लेते हैं तो डायरेक्टली आप जो है प्रॉब्लम को देखते ही इक्वेशन लिखने की लायक हो जाएगी और बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने एक चीज यहाँ बताई कि जो कॉमन रेजिस्टेंसेस है उन्हें हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इक्वेशन आपके माइंड में आ सकता है, तो प्लीज इसको इस तरीके से समझिए कि जो मैं बेसिक केवीएल इक्वेशन लिखता हूँ या हम लिखते हैं, हम उसके आधार पे इसको एक तरीके से कॉपी कर रहे हैं या उसका एक रेप्लिका डेवलप कर रहे हैं। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करूँ तो उसका ये नेगेटिव ना लेना। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैं बैक चलता हूँ,
जब ये बात हो ही गई है कि R12 और R12 जो कॉमन रेजिस्टेंस है उन्हें नेगेटिव में लेना है, तो क्यों ना हम लोगों को पहले से ही यहाँ पर एक माइनस साइन लगा के रखें। तो ये जो फॉर्म आपका डेवलप हुआ, ये जो बेसिक फॉर्म आपका डेवलप हुआ, अगर आप इसको याद कर लेते हो, माइंड में सेट कर लेते हो, तो आपको न्यूमेरिकल करते समय कभी भी इक्वेशन वो लेंथी वाली इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को आप तभी पढ़ें जब इससे प्रीवियस लेक्चर आप पढ़ लें, क्योंकि जो क्लासिकल मेथड है केवीएल अप्लाई करने का, अगर वो हमको समझ में नहीं आता है तो ठीक है, हम मेश एनालिसिस या लूप एनालिसिस का सवाल तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी और एप्लीकेशन में, किसी और मेथड में, किसी और न्यूमेरिकल में हमें अगर आवश्यकता पड़ी केवीएल अप्लाई करने की, तो हम शायद उसमें सफल न हो पाए, या वो प्रॉब्लम करे, या वहाँ पे हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पाए। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो इस लेक्चर का उद्देश्य सिर्फ ये है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, वहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम कम है, टाइम बचाना है, तो इन दैट केस हम शॉर्टकट तरीके भी यूज कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखते हैं और देख करके हम यहीं पे आपको इक्वेशन लिख के बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसमें नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, फिर बात करते हैं 60, 10 एंड 20। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। चलिए यहीं पे लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ध्यान रहे। चलिए सबसे पहले हम चर्चा कर लेंगे। चलिए R11 की बात करते हैं। तो R11 क्या है? मैंने बताया था R11 क्या है, ये फर्स्ट लूप का कंप्लीट रेजिस्टेंस है। फर्स्ट लूप का कंप्लीट रेजिस्टेंस। अब हमारा फर्स्ट लूप क्या है? फर्स्ट लूप हमारे पास ये है, हमारे पास कौन सा रेजिस्टेंस है? 5 ओम एंड 5 ओम, और कोई है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो वी आर हैविंग 10 ओम रेजिस्टेंस इन फर्स्ट लूप। सो R11 की जो वैल्यू हुई वो कितनी हो गई बेटा? वो हो गई 10। ठीक है, अब चलिए R12 की बात करते हैं। फर्स्ट और सेकंड में कॉमन रेजिस्टेंस कौन सा है? तो फर्स्ट लूप ये हो गया, सेकंड लूप ये हो गया। फर्स्ट में और सेकंड में यहाँ मान लेते हैं करंट I1 है, यहाँ मान लेते हैं करंट I2 है। तो फर्स्ट और सेकंड लूप में कौन कॉमन हो गया? 5 ओम हो गया। कैसा लेना है? नेगेटिव में लेना है। तुमने क्या ले लिया? -5 ले लिया। अच्छा, नीचे क्या लिखा है? R21, ये सेकंड और फर्स्ट में कॉमन की बात कर रहा है। तो सेकंड लूप और फर्स्ट लूप में कौन कॉमन है? तो 5 है। क्या लेंगे यहाँ पर? माइनस, क्योंकि कॉमन रेजिस्टेंस को नेगेटिव में लेना है। R22 क्या है? ये क्या है? कंप्लीट रेजिस्टेंस ऑफ लूप 2। लूप में टोटल कितना रेजिस्टेंस है? 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, और 2 तो है नहीं, तो टोटल कितना हो गया? टोटल 10 ओम हो गया। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, करंट मैट्रिक्स की बात करें तो ये फर्स्ट लूप की करंट I1 है, सेकंड लूप की करंट I2 है। अच्छा, V1 की बात करें। V1 क्या है? लूप 1 का वोल्टेज है। कैसे? धारा की दिशा में चलते हुए, यानी कि करंट को फॉलो करते हुए। तो V1 और V2 क्या है? ये लूप में लगी हुई बैटरी नहीं है, टोटल वोल्टेज ऑफ लूप है। और ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? धारा की दिशा में चलते हुए, यानी कि करंट को फॉलो करते हुए। तो चलिए, अगर मैं I1 को फॉलो करता हूँ, या अगर पहले लूप का वोल्टेज कितना है V1, तो हम I1 करंट को फॉलो करेंगे। तो देखो कैसे चलेंगे, लो से हाई चलेंगे +60 हो जाएगा, फिर लो से हाई चलेंगे तो +10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 70 वोल्ट। अच्छा, सिमिलरली हम सेकंड लूप की बात करें तो हम I2 फॉलो करेंगे। तो क्या होगा? हाई से 10 वोल्ट में हाई से लो चलेंगे तो -10 हो जाएगा, और यहाँ भी हाई से लो चलेंगे तो -20 हो जाएगा, तो -30, यानी कि हो गया -30। तो अब हमारे पास ये डायरेक्टली मैंने एक इक्वेशन लिख ली। तो अगर आपको ये मैट्रिक्स का फॉर्म आपके माइंड में सेट हो गया, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे आप ये नेटवर्क देखिएगा और डायरेक्टली आप इस स्टेज पर पहुंच सकते हो। क्लियर? और ऐसा करने से आप बहुत इजीली इक्वेशन लिख पाओगे, और सीधे आपको इक्वेशंस करंट के टर्म में आ जाएंगे, जो वेरिएबल के टर्म में आ जाएंगे, जो आपको वास्तव में कैलकुलेट करनी है। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या हो गई? 10I1 - 5I2 = 70। मैं लिख लेता हूँ पहले। तो सॉरी,
ओके, 1 second, let me read this first. Oh my god, let me move further. Yes, now we can do it. सो हमारी इक्वेशन क्या होगी, मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ। इक्वेशन हमारी क्या है, यस, क्या क्या है, 10 माइनस 5i1 इज इक्वल टू 70। तो इक्वेशन हमारी पास है ये 10i1 माइनस 5i2 इज इक्वल टू 70। और हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, माइनस 5i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू माइनस 30। दैट इज माइनस 5i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू माइनस 30। अब आप समझ सकते हैं कि इसको हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए पहली इक्वेशन को हम लोग एज इट इज रह देते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन को यानी कि 10i1 माइनस 5i2 इज इक्वल टू 70। सेकेंड इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस 10i1 प्लस 20i2 विल बी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब 2 से किया मैंने तो माइनस 60 हो जाएगा, नॉट 30। ओके, ये जाएगा आपका माइनस 60 और हम लोग फिर इसको सम कर देंगे तो ये आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 15i2, यहाँ हो जाएगा आपका 10। सो i2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10/15, दैट इज 2/3। ये आपकी i2 की वैल्यू आ गई। और i2 की वैल्यू को आप कहीं भी इंसर्ट करके आप i1 निकाल सकते हो। तो आपका सपोज मैंने अगर इक्वेशन नंबर 1 यूज किया, अगर यहाँ से यूज करके देख लें तो 10i1 माइनस 5i2, i2 की वैल्यू कितनी है 2/3, तो ये हो जाएगा 10/3 विल बी इक्वल टू 70। तो 10i1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 प्लस 10/3 कितना हो जाएगा, ये 220 डिवाइड बाई 3। और अगर हम i1 को सॉल्व करें तो हमें 10 से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो सॉरी 22 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो दिस विल बी आवर आंसर, i1 एंड i2। तो आपने देखा ये बहुत ही सिंपल तरीका था कि अगर इसको हम समझ लेते हैं तो कोई अगर आपको नेटवर्क दिया गया है तो बहुत ही इजीली आप नेटवर्क को देखते ही सीधा सीधा आप इक्वेशन दे सकते हो और आराम से इस लेवल तक सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही जल्दी आपका रिजल्ट आ जाने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों इसको पढ़िएगा। अगर आपको कुछ लेक्चर में प्रॉब्लम आई, कुछ क्लास में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। और चैनल बने रहें, आपको ऐसे ही लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मैं इसके साथ ये लेक्चर एंड करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा कुछ बिल्कुल नया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसमें आपको सुपर मेश और सुपर नोड ब्राउज़र की बात की जाएगी।